Hello, welcome back to in my another video in which we study about the parts of CSS एग्ज़ाम के CSS एग्ज़ाम के पार्ट कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं कि CSS एग्ज़ाम के कौन से पार्ट होते हैं। तो अगर आपने पहला मेरा वीडियो नहीं देखा इंट्रोडक्शन टू CSS एग्ज़ाम तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके CSS एग्ज़ाम के जो भी इंट्रोडक्शन है जो CSS एग्ज़ाम के अबाउट वो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि CSS के एग्ज़ाम के पार्ट्स कौन से होते हैं। देयर आर 4 to 5 पार्ट्स ऑफ CSS एग्ज़ाम कि जब कोई कैंडिडेट है CSS एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करता है तो उसको कौन से मतलब पार्ट से गुजरना पड़ता है। तो उसको आइए देखते हैं कि फर्स्ट उसकी MPT होती है, जिसका MPT का फुल फॉर्म है MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। उसके बाद उसका रिटन एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम के बाद उसकी मेडिकल टेस्ट होती है, मेडिकल टेस्ट के बाद उसकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद उसका इंटरव्यू होता है। तो आइए देखते हैं MPT क्या है, रिटन एग्ज़ाम क्या है, मेडिकल टेस्ट क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, इंटरव्यू क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास है MPT का फुल फॉर्म है MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट। और इसमें टोटल MCQs होते हैं जो कि क्वेश्चन MCQs टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 होते हैं और उसमें टाइम अलो किया जाता है 2 आवर्स 20 मिनट्स, मतलब के 2 घंटे 20 मिनट्स। उसके बाद ये तो MCQs टाइप क्वेश्चन होती है, टेस्ट होती है। उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होते और पासिंग मार्क्स इसमें है 63। तो इसके बाद इसका सिलेबस आता है। सिलेबस में आपको इस्लामिक स्टडी या इथिक्स बोल सकते हैं, वो आपकी 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद उसका उर्दू लैंग्वेज की आपकी ग्रामर पढ़ेंगे, यूजेज पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसलेशन जो कि 20 मार्क्स की है। उसके बाद इसका इंग्लिश पोर्शन है, इंग्लिश पोर्शन में आपको इंग्लिश वोकेबलरी पढ़नी पड़ेगी, ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, यूजेज पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन इसका पढ़ना पड़ेगा। तो इसके टोटल मार्क्स हैं 50। उसके बाद है जनरल एबिलिटीज़ में आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपका बेसिक ज्योमेट्री होगी, अलजेब्रा होगी, अर्थमेटिक होगी, समहाउ प्रोपोर्शंस, रेशो एंड समहाउ परसेंटेज। और इसके बाद एज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, एबिलिटी टू लॉजिकल एंड एनालिटिकल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी आप मतलब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको मेंटल कैपेबिलिटीज़ के IQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उसको भी मतलब ये इसका भी सिलेबस कवर करता है। उसके बाद इसकी टोटल मार्क्स हैं 60। तो उसके बाद इसका आता है डेली साइंस, करंट अफेयर एंड पाकिस्तान अफेयर्स। इसकी 50 मार्क्स हैं। डेली साइंस में आपका बायो आ गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके दो जो भी सिंपल छोटे क्वेश्चंस हो वो आ सकते हैं। और उसके बाद करंट अफेयर जो कि डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों में थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स के अबाउट, पाकिस्तान स्टडी के अबाउट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन तीनों का मिला के 50% जो आपका 50 मार्क्स का जो कि क्वेश्चन बनता है। और MPT के बाद आपका रिटन एग्ज़ाम आता है। रिटन एग्ज़ाम में टोटल आपके 12 सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें 6 कंपलसरी होते हैं, 6 ऑप्शनल होते हैं और 100 मार्क्स का हर सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी हो या ऑप्शनल हो 100 मार्क्स का होता है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट में आपके कौन से होते हैं? इंग्लिश ऐसे हो गया, फिर सी कंपोजिशन हो गया, जनरल साइंस एबिलिटी हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर हो गया। और उसके बाद इसका जो इस्लामिक स्टडी या आप इथिक्स ले लेंगे होता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट वो आपको चूज़ करने पड़ेंगे। आपको 6 से 7 ग्रुप्स दिए जाते हैं, उसमें आपको 200 कोई तो 200 का होगा सब्जेक्ट होगा, कोई 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको अगर आप 200 का एक एग्ज़ाम चूज़ करते हैं सब्जेक्ट तो आपको वहाँ पे 5 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। अगर आप 100 मार्क्स के चूज़ करते हैं तो आपको 6 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। तो इसमें टाइम 3 घंटे दिए जाते हैं, हर सब्जेक्ट को 3 घंटों में आपको सॉल्व करना है। और 20 मार्क्स इसके MCQs टाइप होते हैं हर सब्जेक्ट में विदाउट इंग्लिश ऐसे का ऐसा पेपर होता है जिसमें आपको MCQs नहीं दिए जाते, चाहे वो ऑप्शनल हो या सब कंपलसरी हो, दोनों में अलो हैं 20 क्वेश्चन MCQs टाइप के। लेकिन उसमें इंग्लिश ऐसे को छोड़कर बाकी आपके पास 11 सब्जेक्ट बचते हैं, उनमें आपको MCQs टाइप क्वेश्चन आते हैं 20। और MCQs टाइप के क्वेश्चन है उसको OMR आंसर शीट उस पर सॉल्व किए जाते हैं। और जो भी सब्जेक्ट टाइप पेपर हैं वो तो आंसर शीट पे आपकी सॉल्व होता है।
तो उसके बाद इसका पासिंग परसेंटेज है कंपलसरी सब्जेक्ट का, वो 40% है। अगर 40% आप हर सब्जेक्ट में उठाते हैं तो आप पास हैं। और उसके बाद उसका आता है पासिंग परसेंटेज ऑप्शनल सब्जेक्ट का पासिंग परसेंटेज है 33। अगर आपका है तो आप पासिंग पर ऑप्शनल सब्जेक्ट आप पास कर सकते हैं। उसका बात है, इसका बनता है 50% एग्रीगेट। अब एग्रीगेट क्या है तो इसको हम डिटेल एक वीडियो में अलग से पढ़ेंगे कि एग्रीगेट कैसे बनता है। एग्रीगेट के लिए कौन से मतलब सब्जेक्ट हिसाब से बनता है, तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे इसको, डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि ब्लू एंड ब्लैक पेन इज अलो। तो आपको लिखने के लिए ब्लू और ब्लैक पेन अलो होती है, मार्कर्स वगैरह होते हैं और पेन्स वगैरह। तो ब्लू एंड ब्लैक पेन अलो होती है और दूसरी वगैरह कोई पेन अलो नहीं की जाती। अब रिटन टेस्ट के बाद रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आता है मेडिकल टेस्ट। अब जैसे कैंडिडेट रिटन पास करता है तो उसको मेडिकल बोर्ड है, जो एग्जामिनेशन मेडिकल बोर्ड है, उसके हिसाब से उसको कैंडिडेट को बुलाते हैं। अब इस मेडिकल टेस्ट लेने का मकसद क्या है कि मेडिकल टेस्ट में जो मेडिकल बोर्ड होता है वो बंदे की, कैंडिडेट की मेंटल हेल्थ के अबाउट उसकी एग्जामिनेशन होती है, फिजिकल हेल्थ के बारे में एग्जामिनेशन होती है, और फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट हो, फिजिकली डिफेक्ट हो, उसको देखने के लिए तो उसका एग्जामिनेशन होता है। उसकी एग्जामिनेशन होती है। और उसके बाद उसका जो कि मेंटल इस मेडिकल टेस्ट के हिसाब से एक डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उसको भी बेनिफिट होता है। अब डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए कौन से शर्त है, उसको यही करना पड़ेगा कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसके हिसाब से उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फॉर्म सर्टिफिकेट उसको सबमिट करवाना पड़ेगा। उसमें यही उसको मिलती है 4 मतलब ग्रुप्स हैं उसमें जॉब मिल सकती है। और अब डिसेबल कैंडिडेट की बात करते हैं तो उसको कौन सी फिजिकल कैटेगरी में आपको रखा जाता है उन डिसेबल कैंडिडेट्स को, वो कि D4 या डंप हो, या इसे ऐसे सकते हैं कि ब्लाइंड हो। तो उसको 4 ऑप्शनल ग्रुप्स हैं, तो उसको ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं उसमें उनको जॉब मिलती है। अदरवाइज दूसरे ग्रुप्स हैं उसमें जॉब इनको नहीं मिलती। तो वो कौन से ग्रुप हैं, जैसे कि हमारा हो गया कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, और कॉमर्स ट्रेड ग्रुप हो गया, पाकिस्तान एडिटेड अकाउंटिंग्स ग्रुप हो गया, इंफॉर्मेशन ग्रुप हो गया, पोस्टल ग्रुप हो गया। तो इन चारों ग्रुप्स में डिसेबल कैंडिडेट्स को अगर सर्टिफिकेट वो देता है किसी प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से, तो उसको जॉब मिलती है। लेकिन वो अगर पास करता है, फिर अगर उसके बाद डिसेबल कैंडिडेट्स को एक यही भी फ़ायदा होता है कि वो अगर जस्ट फॉर्म भरवाता है तब उसको एप्लीकेशन एक देनी पड़ती है फेडरल बोर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन को, कि उसको एक हेल्पर चाहिए। एक हेल्पर किसी लिखने के लिए या किसी भी वो रिक्वेस्ट देता है तो लिखने के लिए या कोई किसी हवाले से तो वो ले सकता है। अदरवाइज़ अगर वो भी खुद भी कर सकता है, ऐसे नहीं है। अगर हेल्पर नहीं भी दिया जाता तो खुद भी कर सकता है। तो अगर डंप हो, D4 या ब्लाइंड हो तो उसमें इन 4 ग्रुप्स में वो अप्लाई कर सकता है। ये उसके लिए फ़ायदा है। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट आती है मेडिकल टेस्ट के बाद। साइकोलॉजिकल है, जो भी कैंडिडेट मेडिकल पास करता है तो उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो बोर्ड के हिसाब से अगर इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट में यही होता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के खुद की मार्क्स नहीं होते। जैसे हमने पढ़ा था कि MPT की मार्क्स थे, रिटन के मार्क्स थे, और मेडिकल टेस्ट के मार्क्स नहीं थे। तो मेडिकल टेस्ट के हिसाब से हम साइकोलॉजिकल टेस्ट में आते हैं तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के भी मार्क्स नहीं होते। अगर इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ टेस्ट या ग्रुप टास्क होते हैं, ठीक है, टास्क होते हैं। ग्रुप टास्क में क्या होता है, आपका डिबेट हो गया, प्रेजेंटेशन, ग्रुप प्रेजेंटेशन हो गई, और आपको ऐसे कुछ अलग से टास्क दिए जाते हैं, और इसकी इंडिविजुअल भी प्रेजेंटेशन होती है। तो उसमें इसका मकसद यही है साइकोलॉजिकल टेस्ट के, उसमें जो कैंडिडेट होता है उसके एबिलिटीज़ को असेस करना, एटीट्यूड को असेस करना, और उसके पर्सनैलिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स के उसको असेस करना कि आया ये जॉब के लिए एल है या नहीं, इसका एटीट्यूड कितना है, इसकी एबिलिटीज़ कितनी है, इसकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या है। तो इन चीज़ों को असेस करने के लिए बोर्ड ये क्या करता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट लेता है। तो कैंडिडेट को असेस करता है इन तीनों चीज़ों पे। उसके बाद इसके खुद की जो कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन
जो आपकी परफॉर्मेंस होती है साइकोलॉजिकल टेस्ट में, जो भी आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में परफॉर्मेंस करते हैं, जितनी भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है वो आपको रिफ्लेक्ट करती है 300 मार्क्स में। 300 मार्क्स कौन से? इंटरव्यू में। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको वो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो आपको दे के आएंगे तो उसका जो एक मतलब बहुत रिफ्लेक्शन पड़ता है किसके 300 मार्क्स पे। तो उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन सी होती है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपका होना चाहिए और 2 कॉपीज़ रिसेंट फ़ोटो कापीज़ आपके जो आपका फ़ोटोग्राफ है उसकी होने चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी कैंडिडेट अगर एब्सेंट रहता है साइकोलॉजिकल टेस्ट के हिसाब से, साइकोलॉजी टेस्ट में अगर एब्सेंट रहता है तो उसको इंटरव्यू के लिए अलो नहीं किया जाता। अब हमारा लास्ट में जो आता है वो होता है वाइवा वॉस या इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या होता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो भी कैंडिडेट साइकोलॉजिकल टेस्ट क्लियर करता है तो उसका होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या होता है कि बोर्ड जो भी एग्जामिनेशन बोर्ड होता है वो बैठता है और वो क्या बोलता है कि क्या करता है कि मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट के कैंडिडेट का जो भी जनरल इंटरेस्ट है, जैसे उसकी हॉबी हो गई और जो उसकी एक्टिविटीज़ जो उसको पसंद हैं उनके हिसाब से उसका क्वेश्चन किया जाता है। और मोस्टली फोकस करते हैं कि मॉरल और एथिकल क्वालिटीज़ की कैंडिडेट की कौन सी हैं, कि मॉरली वो कौन सा है, कैसा है, और एथिकली उसकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं। और उसके बाद उसका अलर्टनेस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड अलर्टनेस ऑफ माइंड को मतलब देखा जाता है। उसके बाद जो कैंडिडेट का जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं लाइक स्पोर्ट्स, डिबेट्स, हॉबीज़ वगैरह हो गई तो उसको भी जनरल कैरेक्टर्स वगैरह उसको भी देखते हैं। और उसके बाद जो भी मोस्टली जो क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चनियर होता है तो वो मोस्टली अबाउट इस्लाम एंड पाकिस्तान होता है कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टडी एंड पाकिस्तान स्टडी। तो जो भी मुस्लिम्स कैंडिडेट होते हैं तो उसको इस्लाम के अबाउट, इस्लाम रिलीजन के अबाउट क्वेश्चन किए जाते हैं एंड पाकिस्तान स्टडी के अबाउट क्वेश्चन किए जाते हैं। और उसके बाद नॉन मुस्लिम जो भी कैंडिडेट होते हैं तो उसको इस्लामिक स्टडी के अबाउट कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाता। और कैंडिडेट जो भी लेस देन पासिंग मार्क्स इसमें उठाते हैं तो वो फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जॉब नहीं हो सकते हैं, जॉब के लिए अपॉइंटमेंट उसका कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसके बाद देखते हैं कि इंटरव्यू का आपका टाइम कितना होता है। 45 मिनट्स होते हैं। और इंटरव्यू पैनल में कौन कौन बैठा होता है। इंटरव्यू पैनल में टिपिकली तकरीबन 5 से 7 मेंबर्स होते हैं, जिसमें चेयरमैन ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, मेंबर्स ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसके बाद सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो, और उसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट पाकिस्तान अफेयर्स में एक्सपर्ट है, कोई ऐसे में फॉर एग्जांपल फिर से कंपोजिशन का है, कोई मतलब मोस्टली ऐसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट होते हैं। और उसके बाद होता है इसका इंटरव्यू में जो कि 300 मार्क्स होते हैं और इंटरव्यू के पासिंग मार्क्स होती है 60% जिसका होता है, तो वो बनती है 180 मार्क्स का। तो 60% आपकी बनती है 180 मार्क्स का। अगर आपने 300 मार्क्स में 180 उठाए हैं तो आप इंटरव्यू में मतलब कामयाब हो। तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ सीएसएस एग्ज़ाम के। हमने एमपीटी पढ़ा, रिटन के बाद मेडिकल टेस्ट पढ़ा, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसके बाद इंटरव्यू में। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।